नमस्कार, मैं रंजना पूजा यादव, सहायक प्राध्यापक शासकीय कला एवं वाणिज्य कन्या महाविद्यालय देवेंद्र नगर रायपुर। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वह है एमए द्वितीय वर्ष के अंतर्गत शामिल मैक्स वेबर द्वारा प्रतिपादित वर्ग, परिस्थिति और शक्ति। इस अवधारणा पर आज हम चर्चा करेंगे। किन बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे उस पर एक दृष्टि डाल लेते हैं। सबसे पहले हम इसकी भूमिका देखेंगे, फिर हम देखेंगे कि इस वर्ग से उनका क्या आशय है, उन्होंने क्या विशेषताएं बताई हैं, क्या वर्गीकरण दिया है, परिस्थिति से उनका क्या आशय है, शक्ति के किस अनुसार उन्होंने उसकी व्याख्या की है, उसके अंतर्गत क्या विशेषताएं शामिल की हैं, सामाजिक व्यवस्था में ये तीनों एक दूसरे से किस प्रकार अंतर संबंधित है और अंततः एक निष्कर्ष। चलिए आइए देखते हैं वर्ग, परिस्थिति और शक्ति। मैक्स वेबर की पुस्तक है, उसका नाम है क्लास, स्टेटस एंड पावर। इस पुस्तक में इन्होंने वर्ग, परिस्थिति और शक्ति के बारे में विवेचना की है। मैक्स वेबर के अनुसार समाज में स्त्रीकरण के 3 आयाम होते हैं। इन 3 आयामों के अंतर्गत शामिल है वर्ग, परिस्थिति और शक्ति। जहाँ की जो वर्ग है वह आर्थिक पहलू से संबंधित है, परिस्थिति या सामाजिक पक्ष पर आधारित है और शक्ति ये राजनीतिक पक्ष की व्याख्या करता है। आगे चलकर उन्होंने यह बताया कि यह तीनों हालांकि एक स्वतंत्र अस्तित्व रखते हैं। ये 3 वर्ग की बात कर रहे हैं हम, परिस्थिति की बात कर रहे हैं और शक्ति। इन तीनों का अपना अलग अलग व्यक्तिगत रूप से स्वतंत्र स्वायत्तापूर्ण अस्तित्व है। बावजूद इसके ये तीनों आपस में अंतर संबंधित हैं। घनिष्ठ रूप से इनमें संबंध पाया जाता है, अर्थात कहीं न कहीं ये तीनों परस्पर एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और एक दूसरे से प्रभावित होते भी हैं। फिर चाहे वह सामाजिक व्यवस्था के अंगों के रूप में इसकी इनकी व्याख्या देख लें या फिर सामाजिकरण के स्तरीकरण के समाज के स्तरीकरण के अंतर्गत इनकी भूमिकाओं की विवेचना करें। इन दोनों ही परिस्थितियों में इनमें पर्याप्त मात्रा में अंतर संबंध देखने को मिलता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि सामाजिक वर्ग से वेबर का क्या आशय है। वेबर के अनुसार सामाजिक वर्ग, इसके पूर्व मैक्स वेबर से पहले व्याख्या की थी मार्क्स ने वर्ग की व्याख्या केवल और केवल आर्थिक आधारों पर की। वेबर का भी यह मानना है कि यह जो वर्ग है इसके निर्माण में आर्थिक जो पक्ष है वो वास्तव में सबल पक्ष है, लेकिन एकमात्र पक्ष वर्ग नहीं है। उनका यह कहना है कि कहीं न कहीं आर्थिक कारक और सामाजिक कारक दोनों एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं और दोनों एक दूसरे को पर्याप्त मात्रा में प्रभावित करते हैं। यही वजह है कि मैक्स वेबर ने अपने वर्ग की विवेचना में आर्थिक कारकों के साथ साथ सामाजिक कारकों को भी उतना ही महत्व प्रदान किया। अब इनकी वर्ग की व्याख्या के अनुसार इन्होंने कहा कि वर्ग ऐसे व्यक्तियों का एक समूह है। समाज में वर्ग ऐसे व्यक्तियों का एक समूह है जिनमें एक समान जीवन अवसर पाए जाते हों और इनके समूह के सदस्यों में एक समान वर्ग परिस्थिति पाई जाती है। फिर से हम देखें, मैक्स वेबर ने कहा वर्ग ऐसे व्यक्तियों का एक समूह है जिनकी समान वर्ग परिस्थिति होती है और ऐसे समूह के सदस्यों में समान जीवन अवसर प्राप्त होते हैं। 2 शब्दों का प्रयोग किया मैक्स वेबर ने। एक तो उन्होंने कहा कि एक समान वर्ग परिस्थिति वाले, दूसरा उन्होंने कहा कि समान जीवन अवसर वाले। अब इसकी व्याख्या पर हम चर्चा करें। यह जो समान जीवन अवसर वर्ग परिस्थिति है, इससे आशय यह है कि उन्होंने संपूर्ण समाज को 2 भागों में विभाजित कर दिया। एक भाग वह जो कि आर्थिक रूप से संपन्न है, जिसके पास संपत्ति है और जिसका संपत्ति पर स्वामित्व है, और एक वर्ग ऐसा जो कि संपत्ति से विहीन है, आर्थिक रूप से विपन्न है। तो ये जो 2 वर्ग हैं, उन्होंने कहा इन 2 वर्गों के हिसाब से, उन वर्गों के हिसाब से व्यक्ति में ये दोनों परिस्थितियां जन्म लेती हैं। कैसे? उन्होंने कहा कि यदि व्यक्ति आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा संपन्न है तो वह क्या करेगा, अपनी संपत्ति से ही और अधिक धन का अर्जन करेगा, अपनी संपत्ति से वो उत्पादन करेगा और उसमें वस्तुओं के उत्पादन और उपभोग दोनों की क्षमताएं ज्यादा होगी, उनका जीवन स्तर भी उच्च होगा। ये सारी चीजें मिलके मतलब अधिक से अधिक उनको विशिष्ट अवसर अपने जीवन में प्राप्त होंगे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। यह एक विशिष्ट अवसर, जीवन अवसर हुआ और यही जीवन अवसर एक विशेष प्रकार की परिस्थिति प्रदान करेगा।
जिसमें कि उस वर्ग का सदस्य निवास कर रहा है, जीवन यापन कर रहा है, यह कहलाएगी वर्ग परिस्थिति। ठीक, अब इसका सरल उदाहरण हम ये देखते हैं कि मान लीजिए कोई व्यक्ति आर्थिक रूप से संपन्न है, उसे उसके अचानक जीवा में या इच्छा जागृत हुई, कुछ चटपटा खाया जाए। आर्थिक रूप से संपन्न है, वो तत्काल क्या करेगा, वर्तमान परिदृश्य में देखिए ऑनलाइन उसने पनीर चिली मंगवा लिया, अर्थात वो आर्थिक रूप से संपन्न है तो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति उसने तत्काल की, उसे यह अवसर प्राप्त हुआ, विशिष्ट अवसर, कि वह ऑनलाइन सामान को मंगवा सकता है। ठीक है, तो यह क्या हुआ, उसे जीवन अवसर प्राप्त हुआ क्योंकि उसके पास आर्थिक संपन्नता है, और यह जीवन अवसर उसको जीवन के कई क्षेत्रों में प्राप्त होता है, हर स्तरों में प्राप्त होता है। उसको मनोरंजन करना, उसने ऑनलाइन टिकट ले लिया, उसको कहीं जाना है, कहीं यात्रा करनी, उसने ऑनलाइन सारी बुकिंग कर ली। तो यह क्या है, ये सारी उसको जीवन के विशिष्ट अवसर प्राप्त हो रहे हैं, और जब निरंतर उसके जीवन काल में विशिष्ट अवसर प्राप्त करते हैं तो उनको एक विशिष्ट प्रकार की परिस्थितियां मिल रही हैं, एक विशिष्ट प्रकार की परिस्थितियों में वह व्यक्ति कार्य कर रहा है। इस वर्ग का व्यक्ति, जो कि इस वर्ग के जितने भी सदस्य हैं, एक विशिष्ट प्रकार की परिस्थितियां चल रही हैं जिसमें कि वह वर्ग के सदस्य निवास कर रहे हैं, अर्थात कहीं न कहीं वर्ग के सदस्यों में एक समान प्रकार का जीवन अवसर पाया जाएगा। जो आर्थिक रूप से संपन्न होगा उनमें अलग प्रकार का जीवन अवसर होगा, उनमें अलग प्रकार की वर्ग परिस्थिति पाई जाएगी एक समान। और जो व्यक्ति विपन्न है, जिसकी आर्थिक स्थिति अनुकूल नहीं है, उसके साथ यदि उसे भूख लगी है, उसे क्या करना पड़ेगा, उसको मेहनत करनी पड़ेगी। तो जो उस वर्ग के सारे लोग हैं उसको ये काम करना पड़ेगा। उनके पास अवसर भी सीमित होंगे, उनके पास जो अवसर होंगे उनकी तुलना में कम भी होंगे, लेकिन उस वर्ग के सदस्यों के सारे अवसर एक समान होंगे। इसी की व्याख्या उन्होंने कहा है कि वर्ग से तात्पर्य क्या है, एक समान जीवन अवसर और एक समान वर्ग की परिस्थितियां। ठीक, आइए अब इसके आधार पर उन्होंने इसकी 3 विशेषताएं बताई। सबसे पहली विशेषता यह बताई, अभी जो हमने इसमें चर्चा की, सबसे पहली विशेषता कि वर्ग जो होता है इसमें एक ही आर्थिक सुविधाओं का अवसर प्राप्त होता है। मतलब एक वर्ग के जो व्यक्ति हैं उनको समान आर्थिक सुविधा प्राप्त होगी। जैसे मान लीजिए मेरी जो आय है, वार्षिक आय है, मान लीजिए वार्षिक आय मेरी 1 लाख के नीचे है, और मैं उन समकक्ष मेरे समान वो सारे लोग जिनकी आर्थिक आय, जिनकी आय का स्रोत वार्षिक जो आय है उनकी वह 1 लाख से नीचे है, तो जैसा मेरा जीवन स्तर होगा वैसे उनका भी जीवन स्तर होगा। उस वर्ग के सारे लोगों का जीवन स्तर मतलब उनकी आर्थिक सुविधाएं वैसी ही होंगी। यदि व्यक्ति ज्यादा संपन्न नहीं, मध्यम वर्ग का है, तो हो सकता है कि वो 2 पहिया वाहन खरीद सके। लेकिन यदि व्यक्ति बहुत ज्यादा साधन संपन्न है, आर्थिक रूप से संपन्न है, तो वह कार खरीदे। और उसमें भी यदि बहुत ज्यादा कोई संपन्न है तो कार में भी फिर वर्गीकरण हो जाता है, कोई BMW कार खरीद रहा है, कोई नैनो कार खरीद रहा है। अर्थात ये जो आर्थिक सुविधाएं हैं वह एक वर्ग के सारे सदस्यों के में एक जैसी ही होंगी। ठीक है, ऐसा नहीं होगी कि मैं एक वर्ग की सदस्य हूं, क्योंकि इन्होंने क्या कहा, वर्ग मतलब एक समान जिसकी आय हो। यदि एक समान आय होगी तो उनका जीवन स्तर भी एक जैसा होगा, उनकी आर्थिक गतिविधियां भी एक जैसी ही होंगी। तो वही चीज वो बोल रहा है कि इस वर्ग के सदस्यों में एक सी आर्थिक सुविधाएं प्राप्त होती है। उसके बाद अगली विशेषता उन्होंने कहा कि ये अवसर या जो अवसर प्राप्त हो रही है या जो सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं वह किससे प्रभावित होती है, बाजार के भाव के अनुसार बदलते रहती है। मतलब बाजार प्रणाली से जोड़ने का प्रयास किया है इन्होंने वर्ग व्यवस्था को। वेबर ने बाजार भाव से तात्पर्य यह है कि देखिए एक समय ऐसे था जब बाजार की गतिविधियों का केंद्र बिंदु कौन था, जब पशुपालन अवस्था थी तब पशुओं को विशेष महत्व दिया जाता था। जिसके पास पशुधन ज्यादा होता था उसे आर्थिक रूप से आप संपन्न मानते थे। लेकिन जब धीरे धीरे परिवर्तन हुआ और कृषि युग आया तब स्थिति क्या हो गई, तब बाजार के केंद्र में कौन सी वस्तु आ गई, भूमि आ गई। उसमें भूमि का महत्व बढ़ गया। अब यदि वर्तमान परिदृश्य में हम बात करें, अब किसका महत्व बढ़ गया बाजार में, निजी संपत्ति का बढ़ गया है। तो अब स्थितियां क्या है कि ये बाजार के अनुसार ये सुविधाओं का निर्धारण हो रहा है, इन अवसरों का निर्धारण हो रहा है। आज के परिदृश्य में यदि मेरे पास पशुओं की मात्रा बहुत ज्यादा हो, मेरे पास पशुधन हो, बहुत सारी बकरियां हो, तो वह उतना महत्वपूर्ण नहीं होगा।
वह उतना मेरे लिए सुविधापूर्ण नहीं होगा जितना कि निजी संपत्ति। तो इसका निर्धारण किसने किया कि कौन सी वस्तु महत्वपूर्ण है, किस वस्तु के रहने पर उसकी मेरी सुविधाओं में वृद्धि होगी इस बाजार में। इसी चीज को उन्होंने कहा कि वर्ग जो व्यवस्था होती है कहीं न कहीं बाजार के भावों के आधार पर प्रभावित होती है, निर्धारित की जाती है। तीसरी विशेषता इन्होंने क्या कहा, तीसरी विशेषता के आधार पर इन्होंने कहा कि वर्ग मुख्यतः आर्थिक हितों पर आधारित होता है और इसके सदस्यों को वस्तुओं पर अधिकार या आमदनी के संबंध में कुछ निश्चित अवसर प्राप्त होते हैं। मतलब वर्ग किन पर आधारित होता है, मुख्यतः आर्थिक हितों पर आधारित होता है। मुख्यतः शब्द का इन्होंने प्रयोग किया और इसी के आधार पर उनका जीवन अवसर और उनकी आय यह दोनों निर्धारित होते हैं। और यह जीवन अवसर कौन सा पक्ष हो गया, सामाजिक पक्ष। मतलब वर्ग की व्याख्या में वेबर ने एकमात्र कारक आर्थिक को ही नहीं बताया। इन्होंने कहा कहीं न कहीं अर्थ का संबंध सामाजिक कारकों से प्रभावित होता है, इसलिए इस वर्ग की व्याख्या में इन्होंने इन दोनों को ही समान रूप से महत्व प्रदान किया। तो ये इनकी विशेषताएं हो गई। और विशेषताओं के बाद इन्होंने वर्ग को 3 भागों में वर्गीकरण किया। देखिए कौन कौन से आधार पर उन्होंने वर्गीकरण किया। सबसे पहला वर्गीकरण है संपत्ति वर्ग, फिर इन्होंने कहा उपलब्धि वर्ग, फिर इन्होंने कहा मध्यम वर्ग। देखिए क्या है ये संपत्ति वर्ग से आशय यह है कि ऐसा वर्ग जिसके जो सदस्य होते हैं प्रायः इनको जो ये संपत्ति प्राप्त होती है वह उन्हें विरासत स्वरूप में प्राप्त होती है और प्रायः, लेकिन ऐसा आवश्यक नहीं है। और ये क्या होते हैं, बड़े बड़े संपत्तियों के स्वामी होते हैं और ये अपना श्रमदान नहीं करते हैं। ये अपनी इसी संपत्ति को या तो किराए पे दे देते हैं और इसी संपत्ति से धनोपार्जन करते हैं, इसी संपत्ति से और अधिक धन प्राप्त करते हैं। एक उदाहरण के रूप में देखिए, मान लीजिए मैं बहुत ज्यादा, मेरे पास जमीन है, बहुत बड़ी भूमि है। अब उस भूमि का उपयोग मैं क्या करूं, मैं किसी को लीज पर दे दूं या मैं उसे किराए पर डाल दूं। हो सकता है कोई इसमें मॉल खड़ा कर ले, कोई खेल का क्रीड़ा विभाग के द्वारा उसको ले लिया जाए और कोई क्रीड़ा की सामग्री वहाँ उत्पन्न कर ले, कोई अन्य प्रकार के क्रय विक्रय की वस्तुओं के रूप में उस भूमि का उपयोग करे। जो उपयोगकर्ता होगा वह निरंतर मुझे क्या करेगा, किराया देगा। उस भूमि से, उस संपत्ति से मैं क्या कर रही हूँ, मैंने स्वयं श्रम दिया क्या, मैंने श्रमदान नहीं दिया, मैं उस संपत्ति से संपत्ति बना रही हूँ। इसको इन्होंने कहा संपत्ति वर्ग। ये ऐसे वर्ग वाले जो व्यक्ति होते हैं बहुत अधिक धनवान होते हैं, बहुत अधिक मात्रा में ये आर्थिक रूप से संपन्न होते हैं, उनको जीवन में विशिष्ट अधिकार प्राप्त होते हैं, विशेष सुविधाएं प्राप्त होती हैं, जीवन में जो उनकी वर्ग परिस्थिति होती है वह अत्यंत ही उच्च कोटि की समाज में होती है। इसको उन्होंने कहा संपत्ति वर्ग। ठीक, अब आइए दूसरे में देखते हैं उपलब्धि वर्ग। उपलब्धि वर्ग जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ऐसा वर्ग जिसको कि धन का संचय करने के लिए श्रम करने की आवश्यकता है। यहाँ पर हमको विरासत में प्राप्त हो गया, मतलब एक प्रकार का प्रदत्त। यहाँ पर क्या करना पड़ा, अर्जित करना पड़ा। योग्यता के आधार पर, योग्यता क्या करनी पड़ती है व्यक्तियों को, जन्म के साथ प्राप्त होती है क्या, नहीं प्राप्त होती। शारीरिक विशेषताएं आपको जन्म के साथ प्राप्त हो सकती है, विरासत जो आपको प्राप्त होती है वो जन्म के साथ प्राप्त हो सकती है। लेकिन जो योग्यता आप जीवन में अर्जित करते हैं, चाहे हम शिक्षा की बात करें, चाहे हम विभिन्न प्रकार की धार्मिक चीजों की जो कि आप अध्ययन कर रहे हैं, या फिर यदि खेल विभाग में आप कहीं पर बहुत उच्च स्थान पर जा रहे हैं, इसके लिए आपको क्या करना पड़ रहा है, निरंतर अभ्यास करना पड़ रहा है, आपको अपनी योग्यताओं को निखारना पड़ रहा है, आपको इसके लिए निरंतर अभ्यस्त होना पड़ रहा है। तो यह उपलब्धि वर्ग की श्रेणी में आता है। अब इस उपलब्धि वर्ग को भी इन्होंने 2 भागों में बांटा है। सबसे पहला जो इन्होंने बताया है वह यह बताया है कि ये 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है निषेधात्मक, उपलब्धि वर्ग और मध्यम वर्ग। इसमें इन्होंने 2 प्रकार बताया। एक तो बोला सकारात्मक विशेषाधिकार उपलब्धि वर्ग, और दूसरे को बोला नकारात्मक विशेषाधिकार उपलब्धि वर्ग। अब सकारात्मक विशेषाधिकार उपलब्धि वर्ग में इन्होंने संपत्तिहीन बुद्धिजीवी वर्ग को शामिल किया। संपत्तिहीन बुद्धिजीवी वर्ग से आशय यह है कि जैसे मान लीजिए कोई बड़े बड़े प्रतिष्ठान हमने
स्थापित कर दी किसी स्थान पर, उस प्रतिष्ठान के शीर्ष पर कोई व्यक्ति तो विराजमान होगा जो कि उस प्रतिष्ठान को सही तरीके से संचालन करेगा। कोई संगठन हमने स्थापित की किसी भूमि में, हमने कहा ना कि यदि मैंने मॉल स्थापित कर दिया, या हो सकता है कि मैंने व्यवसाय के तौर पर वहां पर कोई चीज लगा ली, या किसी संस्था का मैंने वहां पर स्थापना कर दी, लेकिन उस संस्था के समुचित संचालन के लिए उस संस्था के शीर्ष पर मुझे किसी को विराजमान करना होगा। इस प्रतिष्ठान का जो नियंत्रण कर रहा है, मैंने जो कारखाना लगाया, मैंने जो मिल स्थापित की, उस कारखाने की सर्वोच्च शिखर पर कोई व्यक्ति विराजमान होगा। अर्थात उसका कार्य क्या है कि समुचित ढंग से वो कारखाने का क्या करे, संचालन करे। तो जो उस कारखाने का संचालन की गतिविधि देख रहा है, जो उस प्रतिष्ठान को चलाने का कार्य कर रहा है, उन लोगों को इस श्रेणी में रखा जाता है सकारात्मक विशेषाधिकार उपलब्धि है। ठीक है, इनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि ये यहाँ पर कार्य कर रहे होते हैं, अपना श्रम दे रहे होते हैं। लेकिन जो नकारात्मक विशेषाधिकार उपलब्धि वर्ग से आशय है, जो छोटे छोटे व्यापारी हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई कुशल है, कोई अर्ध कुशल है, या जो श्रमिक वर्ग है, जैसे छोटे छोटे स्थानों पर नहीं, ठेले में कोई व्यापार कर रहा है, ठेले में कोई सब्जियां बेच रहा है, फल बेच रहा है, कपड़े बेच रहा है, एक तरीके से वो भी क्या कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन छोटे स्तर पर व्यापार कर रहे हैं। तो उसको उन्होंने कहा है नकारात्मक विशेषाधिकार उपलब्धि वर्ग। उसके बाद एक अंतिम है मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग नाम से स्पष्ट है, मध्यम वर्ग इन्होंने इसलिए रखा कि जो वर्ग इन दोनों वर्गों के बीच में पाए जाते हैं। बीच में आशय क्या है कि ना तो इनकी जो आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा संपन्न है अर्थव्यवस्था के आधार पर, और ना ही ये बहुत ज्यादा निर्धन या विपन्न प्रकार के लोग हैं। इनको उन्होंने मध्यम वर्ग की श्रेणी में रखा, जिसमें कि आप उदाहरण ले सकते हैं, जितनी भी नौकरी पेशा वाले व्यक्ति हैं उनके आय मध्यम वर्ग की श्रेणी में उन्होंने रखा है। अर्थात 3 प्रकार के आय वर्ग के हिसाब से उन्होंने इसका वर्गीकरण किया है। एक तो जिनके पास बहुत अधिक मात्रा में संपत्ति है, जो कि बहुत अधिक धनवान होते हैं। उपलब्धि वर्ग के अंतर्गत 2 भागों में विभाजित किया, संपत्तिहीन बुद्धिजीवी वर्ग को शामिल किया, और उसके अलावा जो श्रमिक वर्ग है, जो कार्य करने वाले व्यक्ति, जो छोटे छोटे व्यापारी हैं, जो कि श्रमदान निचले स्तर पर कर रहे हैं, उसको भी उपलब्धि वर्ग में रखा, क्योंकि वहां पर वो मेहनत कर रहे हैं। और मध्यम वर्ग के बीच में इन्होंने इन दोनों के बीच में मध्यम वर्ग को शामिल किया। तो ये तो उनका हो गया वर्गों का वर्गीकरण। इसके बाद आइए हम परिस्थिति क्या है इसको समझने का प्रयास करें। ये थी वर्ग की व्याख्या, वर्ग की विशेषताएं हमने देखी, वर्ग का वर्गीकरण देख लिया, और वेबर के अनुसार वर्ग की क्या व्याख्या है उस पर हमने चर्चा की। अब हम इस पर दृष्टि डालें कि वेबर ने परिस्थिति को कैसे समझाने का प्रयास किया। वेबर के अनुसार एक समान प्रतिष्ठा व सम्मान, एक समान प्रतिष्ठा व सम्मान वाले व्यक्तियों का समूह, जिनकी एक जैसी जीवन पद्धति होती है, उसे हम क्या कहते हैं, परिस्थिति। और इसको हमने क्या कहा था कि चूंकि ये सामाजिक पक्ष से जुड़ा हुआ है, 2 शब्दों का प्रयोग किया। एक तो एक समान प्रतिष्ठा या सम्मान, जिनकी एक समान क्या होती है, जीवन पद्धति। अच्छा, अब इस प्रतिष्ठा और सम्मान का निर्धारण करता कौन है? इस प्रतिष्ठा और सम्मान का निर्धारण समाज के अन्य लोगों द्वारा, समुदाय द्वारा किया जाता है। किसी व्यक्ति के गुणों को, व्यवहारों का मूल्यांकन कर, उनका आकलन करके यह निर्धारित किया जाता है कि वास्तव में सामने वाले व्यक्ति कितने सम्मान का अधिकारी है। अर्थात व्यक्ति के गुणों के मूल्यांकन और आकलन के आधार पर ही उसके सम्मान और प्रतिष्ठा का निर्धारण समाज द्वारा ही किया जाता है। अब इस निर्धारण के आधार पर जो व्यक्ति लगभग एक समान सम्मान वाले श्रेणी में आते हैं, उनको उन्होंने कहा परिस्थिति। जैसे मान लीजिए हम धार्मिक संतों की बात करें, तो धार्मिक संतों को लगभग एक समान हम सम्मान की दृष्टि से देखेंगे। अब इन धर्म के ऊपर हम राजनीति को रखते हैं, या धर्म के नीचे राजनीति को रखते हैं, आर्थिक स्थिति को धर्म की, यह निर्धारण कौन करता है, समाज करता है। क्योंकि एक बार स्थितियां पूर्व में भारतीय समाज की स्थिति ऐसी थी कि अर्थव्यवस्था के स्थान पर जो व्यक्ति धार्मिक गतिविधियों में ज्यादा संलग्न रहते थे, उन्हें समाज की दृष्टि में विशेष सम्मान दिया जाता था, और उन्हें विशेष रूप से प्रतिष्ठा और आदर्श के रूप में उन्हें समाज में देखा जाता था। तो इनका कहना है
कि ये जो परिस्थिति के लोग होते हैं, यदि परिस्थिति की बात करें यदि, तो उसका तात्पर्य क्या होगा कि उनकी जो जीवन पद्धति होगी वह एक समान होगी। जीवन पद्धति मतलब जीवन जीने का तरीका। वो क्यों, अब ये सामाजिक पक्ष है, जीवन जीने का तरीका हम क्यों बोल रहे हैं एक जैसा होगा, क्योंकि हम यहाँ बोल रहे जो प्रतिष्ठा और सम्मान का विषय है वह व्यक्ति के जीवन से जुड़ा हुआ है। जो प्रतिष्ठा और सम्मान का विषय है व्यक्ति के व्यक्तित्व से जुड़ा हुआ है, उनके गुणों से जुड़ा हुआ है। अर्थात व्यक्ति के गुणों को, व्यवहारों को आकलन के उपरांत हम उसे सम्मान दे रहे हैं। इसलिए यदि एक समान प्रतिष्ठा सम्मान वाले व्यक्तियों का समूह होगा तो स्वाभाविक सी बात है उनकी जीवन जीने की शैली, उनकी जीवन जीने की पद्धति एक समान ही होगी। इसलिए वेबर ने कहा है कि परिस्थिति के अंतर्गत एक समान जीवन पद्धति के लोग शामिल होंगे जिनका की एक समान प्रतिष्ठा और सम्मान होगा। चलिए अब इसके बाद हम देखते हैं शक्ति से इनका क्या आशय है। शक्ति को भी इन्होंने इस रूप में परिभाषित किया कि यह एक ऐसा अवसर है, मतलब शक्ति का तात्पर्य उस प्रत्येक अवसर से है जिसमें अपने स्वयं की इच्छाओं को, तात्पर्य उस प्रत्येक अवसर से है जिसमें अपनी स्वयं की इच्छाओं को दूसरों के विरोध करने पर भी पूरा किया जा सके। शक्ति से तात्पर्य क्या है कि यदि मान लीजिए मेरे में शक्ति है, यह कैसे पता चले, इसका यह परिचायक है कि दूसरों की विरोध करने के बावजूद यदि मैं अपने मन के अनुकूल उनसे व्यवहार करवा पाऊं, जो मेरी इच्छा है उसके अनुकूल मैं व्यवहार करवा पाऊं सामने वाले को, तो वह कहलाती है शक्ति। ठीक है। अब इस शक्ति को उन्होंने बोला कि अधिकतर सामाजिक संबंधों में शक्ति का प्रयोग परिलक्षित होता है। प्रायः हम एक गुट बनाते हैं ना कि इस परिवार में देख लीजिए ये सदस्य मेरी बात को स्वीकार करते हैं, वो सदस्य मेरी बातों को स्वीकार नहीं करते, उनको बाहर निकालो। हम कोई संगठन में होते हैं तो समूह बना लेते हैं, उप समूह बना लेते हैं। जो समूह बनाते हैं उसमें हम ये स्वीकार करते हैं कि ये हमारी बातों को स्वीकार करते हैं, मेरे नेतृत्व को स्वीकार करते हैं। ये लोग ठीक है, जो मेरे नेतृत्व के अंतर्गत शामिल नहीं होते उनको बाहर कर दीजिए। ये मैं अपने नेतृत्व को यदि साबित कराने का प्रयास कर रही हूँ तो कहीं न कहीं मैं अपनी शक्ति का प्रयोग कर रही हूँ, और यह शक्ति विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों में, उत्सवों में और विभिन्न प्रकार की सामाजिक गतिविधियों में लोगों के द्वारा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से प्रयोग में लाई जाती है। वस्तुतः शक्ति का जो संबंध है पूर्णतया राजनीति से है, राजनीतिक पक्ष की ओर यह इशारा करती है। अब वेबर आगे चलकर बोलते हैं कि शक्ति में सत्ता का होना अनिवार्य नहीं है, लेकिन जहाँ सत्ता होगी वह अनिवार्य रूप से शक्ति जुड़ी रहेगी। दो शब्दों का प्रयोग किया इन्होंने, सत्ता और शक्ति। अब देखिए शक्ति तो मैंने ये समझ लिया कि शक्ति से आशय क्या है कि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्तियों के समूहों से या किसी एक व्यक्ति से या संपूर्ण समाज से वह कार्य करवा ले जो इनकी इच्छा ना भी हो, उनकी इच्छा के विरुद्ध यदि वो अपनी इच्छा से उनके व्यवहार में परिवर्तन कर ले तो वो कहलाती है शक्ति। अब सत्ता क्या है, जब इस शक्ति को वैधता प्राप्त हो जाए, जब इस शक्ति को वैधता प्राप्त होगी तो वो क्या हो जाएगी, सत्ता हो जाएगी। अर्थात जहां जहां सत्ता मिलेगी, सत्ता से तात्पर्य जिलाधीश की सत्ता, विधायक की सत्ता, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की सत्ता, इस सत्ता जहां मिले, किसी संस्थान में प्राचार्य की सत्ता, किसी संस्था में कोई संगठन प्रमुख है उसकी सत्ता, जब आपने एक सत्ता रखी तो उसके साथ अनिवार्य रूप से आप शक्तियां जोड़ेंगे ही, क्योंकि आपने वैधता प्रदान की है उस शक्ति को। वो शक्ति जब वैध होती है तो वो सत्ता का स्वरूप धारण कर लेती है। इसलिए उन्होंने कहा कि सत्ता के साथ शक्ति अनिवार्य रूप से जुड़े रहेगी। मतलब हम उसको यदि जिलाधीश का पद दिए हैं, ये हो गई सत्ता, तो उसके साथ हम शक्ति जरूर जोड़ेंगे कि जिलाधीश की ये शक्तियां हैं कि यदि ये व्यक्ति ये कार्य नहीं किया तो आप आपके अधिकार में कि आप उन्हें दंड दे सकते हैं, आपके अधिकार में कि आप उन्हें पुरस्कार दे सकते हैं। यदि ये आपके नियंत्रण में नहीं हो तो आपको ये शक्तियां हैं कि आप इस स्तर से अपना कार्य करवा सकते हैं। मतलब कहीं ना कहीं हम उसे अनिवार्य रूप से सत्ता के साथ शक्ति जुड़े ही रहेगी। लेकिन उन्होंने ये कहा कि यदि शक्ति है तो जरूरी नहीं कि उसके साथ सत्ता जुड़ी हो। जैसे कि जो हमारे धार्मिक संत हैं, जितने भी गुरु आचार्य हैं, उनके साथ क्या कार्य करता है, वो बोलते हैं और जो उनके अनुयायी हैं वो बहुत सहजता से उनकी बातों को स्वीकार करते हैं और अक्षरशः उन्हें अपने जीवन में आत्मसात करते हैं, उसके अनुसार अपने व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं। क्या उनके साथ कोई सत्ता जुड़ी है?
कोई वैधता जुड़ी है। वैधता से आशय यह है कि यदि इस सत्ता के द्वारा किसी व्यवहार के लिए आपसे कहा जाए और आप ना करें तो उसके साथ आपको दंड भी दे सकते हैं, पुरस्कार भी दे सकते हैं। लेकिन यदि आप शक्ति की हम बात करें, धार्मिक संतों की बात कर रहे हैं, वो उनके द्वारा जो कहा गया कथन है, यदि मैंने उसका पालन नहीं किया तो मुझे दंड प्राप्त नहीं होगा। दंड का कोई विधान नहीं है उसको, क्योंकि उनके साथ कोई सत्ता नहीं जुड़ी, कोई वैधता नहीं जुड़ी। उन्होंने कह दिया, वो अलग बात है कि हम उनके अनुयायी हैं और हम इस कदर उनकी शक्ति से प्रभावित होते हैं कि हम अपने व्यवहारों में परिवर्तन कर लेते हैं। तो ये इन्होंने सत्ता और शक्ति को इस प्रकार से परिभाषित किया। अब थोड़ी सी विशेषता देख ली शक्ति की, तो और अधिक आधारों पर हम इसे स्पष्ट समझ सकेंगे कि शक्ति से उनका आशय क्या है। चलिए सबसे पहली विशेषता पर बात करते हैं। इन्होंने ये कहा, शक्ति का उद्देश्य व्यवहार परिवर्तन करना है, अर्थात प्रभावित लोगों में शक्ति के द्वारा व्यवहार परिवर्तन होना आवश्यक है। सबसे पहली विशेषता व्यवहार परिवर्तन। किसका व्यवहार परिवर्तन भाई? जो शक्तिधारी व्यक्ति है, वह प्रभावित लोग हैं जो सामने में, जिन पर वो शक्ति का प्रयोग कर रहा है, उनको हम कहते हैं प्रभावित व्यक्ति। उन प्रभावित व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन शक्ति की अनिवार्य विशेषता है। अब यह प्रभावित व्यक्ति कोई व्यक्ति हो सकता है, व्यक्तियों का समूह हो सकता है, कोई संस्था हो सकती है, संपूर्ण समाज या राज्य हो सकता है। ठीक है, मतलब इसमें अनिवार्यता क्या होगी कि व्यक्ति जब शक्ति का प्रयोग करेगा तो कभी न जिस व्यक्ति पर वह शक्ति का प्रयोग करेगा, अर्थात शक्तिधारी प्रभावित लोगों के व्यवहार में अनिवार्य रूप से परिवर्तन लाएगा। ठीक, चलिए अब इसकी दूसरी विशेषता पर चर्चा करते हैं। दूसरी विशेषता है कि शक्ति में पुरस्कार व दंड दोनों का प्रावधान होता है। पुरस्कार और दंड दोनों की शक्ति निहित होती है, इसलिए इसको जोड़ा जाता है। शक्ति में पुरस्कार और दंड की मात्रा, जो शक्तिधारी होता है वह पुरस्कार भी दे सकता है और दंड के माध्यम, पुरस्कार और दंड के माध्यम से ही वो क्या करवाता है, अपने आदेशों का पालन कराता है। शक्ति जिसके पास होती है वह पुरस्कार की व्यवस्था करता है कि जो व्यक्ति इस कार्य को संपादित करेगा। जैसे कि देखिए अभी ये चल रहा था कि जो स्वच्छ जिला घोषित किया जाएगा, वहाँ के लोगों को पुरस्कार दिया जाएगा, या हम ये कह दें कि जो मास्क लगा के बाहर नहीं जाएगा उसको अर्थदंड दिया जाएगा। तो कहीं न कहीं शक्ति के प्रयोग के लिए पुरस्कार और दंड दोनों के विधान की व्यवस्था की जाती है। उसके बाद है कि अनेक शक्तिधारी जो होते हैं वो पर्दे के पीछे रहकर भी शक्ति का प्रयोग करते हैं। अनेक जो शक्तिधारी होते हैं, शक्तिधारी वो अप्रत्यक्ष रूप से भी हस्तक्षेप करते हैं किसमें, शक्ति के प्रयोग में। अर्थात शक्ति के प्रयोग के लिए प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित व्यक्तियों के समक्ष जाना अनिवार्य नहीं। जो शक्तिधारी व्यक्ति होता है वो शक्तियों का जो प्रयोग करता है, इसके लिए अनिवार्यता नहीं है कि जिनके व्यवहारों में उसे परिवर्तन लाना है उनके साथ वो प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हो। इसका सबसे अच्छा उदाहरण यह है कि जितने भी पूंजीपति वर्ग हैं, जितने भी आर्थिक रूप से संपन्न वर्ग हैं और जितने भी धार्मिक संत हैं, बड़े बड़े महात्मा हैं, वह देखिए राजनीति से सीधे प्रत्यक्ष तौर पर राजनीति में प्रवेश नहीं करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं अप्रत्यक्ष तौर पर वो राजनीति में हस्तक्षेप करते हैं। राजनीति में बनने वाले नियमों में भी उनका हस्तक्षेप होता है, राजनीति में उनका दबाव होता है, वह एक दबाव समूह के रूप में कार्य कर रहे होते हैं। अर्थात वह अपनी बातों का परिपालन किस आधार पर करवा रहे हैं, समक्ष प्रस्तुत होकर नहीं, लेकिन जिसके माध्यम से नीतियां लागू हो रही हैं उन व्यक्तियों पर वो दबाव बना रहे हैं। अर्थात शक्तिधारी व्यक्ति कहीं न कहीं पर्दे के पीछे रहकर भी अपनी शक्ति का प्रयोग करता है। उसके बाद चौथी विशेषता इन्होंने कहा है कि मानवीय अंतः संबंध को स्थापित करने वाली यह प्रक्रिया है। मानवीय अंतः संबंध, लेकिन मानवीय अंतः संबंध कब होगा, जब दोनों पक्ष माना हो, अर्थात शक्ति का प्रयोग करने वाला भी माना हो, जिस पर प्रयोग हो रहा है वह भी माना हो। यदि हम किसी निर्जीव वस्तु पर शक्ति का प्रयोग करेंगे तो वह मानवीय अंतः संबंध नहीं होगा। जब शक्तिधारी और प्रभावित दोनों क्या हो, माना हो, तो यह कहलाएगी मानवीय अंतः संबंधों पर आधारित क्रिया। और लास्ट में एक और विशेषता इसमें है कि शक्तिधारी शक्ति के प्रयोग करने के लिए योग्य और सक्षम होना चाहिए। शक्तिधारी शक्ति के प्रयोग के लिए क्या होना चाहिए, योग्य और सक्षम होना चाहिए।
क्यों? यदि व्यक्ति योग्य नहीं है, सक्षम नहीं है, तो वो शक्ति का सही प्रकार से इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। मतलब कहीं न कहीं शक्ति के इस्तेमाल के लिए, शक्ति के इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति की क्षमता में वृद्धि होनी चाहिए, उसमें यह क्षमता होनी चाहिए, इतनी योग्यता होनी चाहिए कि वह सही तरीके से शक्ति का प्रयोग कर सके। तो ये सारी विशेषताएं इन्होंने शक्ति के अंतर्गत समझाने का प्रयास किया। अब इन्होंने क्या बताया कि ये वर्ग, परिस्थिति और शक्तियां, चाहे हम सामाजिक व्यवस्था की बात करें या हम स्तरीकरण की निर्धारण की बात करें, इसमें निर्णायक भूमिका तीनों कैसे आपस में एक दूसरे से अंतर संबंधित है, यह बताने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि ऐसा जरूरी नहीं है कि जहां पर वर्ग के रूप में, आर्थिक रूप से यदि व्यक्ति संपन्न हो तो उसकी सामाजिक जो प्रतिष्ठा है, परिस्थिति, वह भी ऊंची हो, या आवश्यक नहीं है। उदाहरण के लिए देखिए, जैसे मान लीजिए कोई डाकू है, आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा संपन्न है, लेकिन क्या वह सम्मान व प्रतिष्ठा की दृष्टि से देखा जाता है? क्या सामाजिक परिस्थिति में उसका स्थान उच्च है? नहीं। मतलब आर्थिक गतिविधि आवश्यक नहीं है कि यदि व्यक्ति आर्थिक रूप से संपन्न हो तो वह परिस्थिति को भी प्रभावित करता है। दूसरा, इन्होंने यह भी बताया कि यह भी जरूरी नहीं है कि जिसके पास शक्ति हो, शक्ति संपन्न व्यक्ति हो, अर्थात राजनीति के रूप में उसके पास बहुत ज्यादा शक्तियां हो, तो जरूरी नहीं उसमें भी वह सम्मान या प्रतिष्ठा की ओर से उसका स्थान उच्च होगा। क्यों? उन्होंने कहा कि ऐसे बहुत से सत्ताधारी दल हैं, या आप मान लीजिए ऐसे बहुत से पूंजीपति वर्ग हैं जिनके पास शक्तियां बहुत ज्यादा है, राजनीति में वो उनका हस्तक्षेप अच्छा है, लेकिन यह आवश्यक नहीं कि उनकी परिस्थिति अच्छी हो। क्यों? क्योंकि परिस्थिति का निर्धारण किसके आधार पर हो रहा है? व्यक्तियों के गुणों के आधार पर, व्यक्ति के व्यवहारों के आधार पर, उनके व्यवहार के अनुकूल उनका आकलन किया जा रहा है समाज द्वारा, उसके बाद उनको प्रतिष्ठा या सम्मान प्रदान किए जा रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से ये तीनों एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, लेकिन वो एक दूसरे से अंतर संबंधित कैसे हैं? इन्होंने क्या कहा, सामाजिक जो व्यवस्था है, इस सामाजिक व्यवस्था के अंग के रूप में कौन है? वर्ग। इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। यह जो वर्ग है वह किसका अंग है? सामाजिक व्यवस्था का। ठीक है। अब इस सामाजिक व्यवस्था को का स्रोत कौन है? शक्ति। सामाजिक व्यवस्था का अंग है वर्ग, सामाजिक व्यवस्था का स्रोत कौन है? शक्ति। शक्ति दो प्रकार की है, एक तो आर्थिक शक्ति और दूसरी साधारण शक्ति। साधारण शक्ति जैसे हमारे संतों की शक्ति हम मान सकते हैं, जो धार्मिक स्थान पर, सर्वोच्च स्थान पर विराजमान है, ये साधारण शक्ति। आर्थिक शक्ति से तात्पर्य क्या है? जो कि स्पष्ट है कि जो कि आर्थिक रूप से संपन्न हो, उस आधार पर किसी के पास यदि शक्ति आ रही हो। अब इस आर्थिक शक्ति को भी उन्होंने कहा दो भागों में जोड़ा कि जिसके पास आर्थिक शक्ति होती है उसकी शक्ति को दो भागों में विभाजित किया, एक तो आर्थिक शक्ति और दूसरा साधारण शक्ति। अब साधारण शक्ति से तात्पर्य वह है जैसे कि हमारे जो साधु संत हैं, धर्म के ऊपर सत्ता पर जो विराजमान शीर्ष पे जो हमारे संत हैं, उनको हम कहते हैं साधारण शक्ति से संपन्न। आर्थिक शक्ति से तात्पर्य क्या है कि जिसकी आर्थिक व्यवस्था बहुत मजबूत हो, जिसमें संपत्ति जिनके पास बहुत अधिक मात्रा में हो। तो ये जो आर्थिक संपन्नता है, इनका कहना है कि इस आर्थिक संपन्नता के साथ साथ सामाजिक प्रतिष्ठा भी लोगों को प्राप्त हो जाती है। प्रायः यही वजह है कि आज के परिदृश्य में लोग अधिक आर्थिक रूप से संपन्न इसलिए होना चाहते हैं क्योंकि वो कहीं न कहीं सामाजिक प्रतिष्ठा भी प्राप्त करना चाहते हैं और सम्मान को भी प्राप्त करना चाहते हैं। केवल उनके जीवन को उद्देश्य धनी होना नहीं है। आज आप अपने परिदृश्य में देखिए, आसपास यदि कोई व्यक्ति ऐसा दिखता है कि बहुत ज्यादा साधन संपन्न है, बहुत बड़ी गाड़ी का इस्तेमाल कर रहा है, उसका रहन सहन पहनावा कुछ बहुत उच्च कोटि का है, तो उसे देखने के बाद मन में थोड़ा सी प्रतिष्ठा अपने आप स्वतः ही जागृत हो जाती है वर्तमान परिदृश्य में। तो चूंकि अब ये आर्थिक स्थिति सामाजिक प्रतिष्ठा को भी प्रभावित करती है, इस वजह से लोग आज सामाजिक प्रतिष्ठा को प्राप्त करने के लिए अर्थव्यवस्था में अपने आप को मजबूत करना चाह रहे हैं। अब आगे चल के उन्होंने यह बताया कि यह सामाजिक प्रतिष्ठा आगे चल के सामाजिक व्यवस्था को निश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। देखिए, सामाजिक व्यवस्था कहाँ से शुरू हुआ? वर्ग। वर्ग क्या है? सामाजिक व्यवस्था का एक अंग है। इसका स्रोत कौन है? शक्ति इसका स्रोत है।
इस शक्ति को उन्होंने दो भागों में विभाजित किया, आर्थिक और साधारण शक्ति। और इस आर्थिक स्थिति में हमें प्रतिष्ठा भी प्राप्त हो गई। तो जब यह सामाजिक प्रतिष्ठा मिली तो इस सामाजिक प्रतिष्ठा ने सामाजिक व्यवस्था को निश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सार संक्षेप में यदि हम देखें तो वेबर यही कहना चाहते हैं कि चाहे वर्ग, जिसको कि उन्होंने कहा आर्थिक शक्ति, वर्ग को आप कह सकते हैं आर्थिक, परिस्थिति जिसको उन्होंने कहा सम्मान, और शक्ति अर्थात राजनीतिक शक्ति। इनका कहना है कि आर्थिक या सम्मान या शक्ति, ये तीनों ही चाहे हम सामाजिक व्यवस्था के अंग के रूप में इनकी विवेचना करें या फिर समाज में स्त्रीकरण के आयामों के रूप में इनकी व्याख्या करें, इन दोनों ही परिस्थितियों में यह तीनों, चाहे वर्ग, चाहे परिस्थिति या फिर शक्ति, इन तीनों का अपना अलग अलग स्वतंत्र रूप से अस्तित्व होने के बावजूद ये तीनों एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। जैसे कि मान लीजिए व्यक्ति बहुत ज्यादा आर्थिक रूप से संपन्न होता है तो हमने क्या कहा, उसके साथ जैसे समाज का सम्मान जुड़ जाता है। यदि व्यक्ति आर्थिक रूप से संपन्न होता है तो वह क्या होता है, धीरे से राजनीति में प्रवेश करता है, या फिर राजनीति में यदि प्रवेश नहीं करता तो राजनीतिज्ञों के ऊपर दबाव बनाता है कि मेरे हित के अनुसार ही आप क्या करेंगे, नीतियां लागू करेंगे। ये तो हो गया आर्थिक स्थिति। अब यदि व्यक्ति सम्मानपूर्ण है तो वो क्या करता है, जिसकी स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी होती है, जो बहुत ज्यादा समाज में प्रतिष्ठावान होता है, प्रतिष्ठा का सूचक होता है, आजकल राजनेता क्या करते हैं, उन्हें अपनी पार्टियों में शामिल करते हैं, क्योंकि मालूम है इनकी जो सामाजिक छवि है वो बहुत अच्छा है, ये सम्मान के दृष्टिकोण से देखते हैं। तो जितने भी सम्मानीय व्यक्ति होते, जैसे अभी अन्ना हजारे जी जो हमारे थे, वो समाज में कहीं ना कहीं सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, इसलिए वो लोग चाह रहे थे कि उनको राजनीति पार्टी में प्रवेश किया जाए। और ऐसे व्यक्ति जब प्रवेश करते तो विजयी भी होते हैं, तो क्या हुआ, सम्मान से उनको क्या प्राप्त हुई, शक्ति प्राप्त हुई, और इस शक्ति से फिर उनको धीरे से आर्थिक संपन्नता प्राप्त हो जाती है। तो सम्मान भी इन दोनों को प्रभावित करता है। अब यदि हम राजनीतिक शक्ति की बात करें तो जो व्यक्ति राजनीतिक रूप से शक्तिवान है, आप विधायकों की बात कर लें या फिर किसी शीर्ष पर विराजमान कोई नेता हो उसकी बात कर लें, आप किसी शक्ति संपन्न कोई भी व्यक्ति होगा, जो व्यक्ति शक्ति संपन्न होगा वह धीरे से आर्थिक रूप से भी संपन्न हो जाता है और वह अपनी शक्ति के बल पर अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर लेता है। और एक स्थिति के बाद जिसके पास शक्ति होती है वह धीरे से सामाजिक प्रतिष्ठा भी अर्जित कर लेता है। तो इससे क्या स्थिति हो रही है कि अर्थव्यवस्था सम्मान और शक्ति को प्रभावित कर रही है, जो परिस्थिति है वो वर्ग और शक्ति को प्रभावित कर रही है, जो शक्ति है वह इन दोनों को प्रभावित कर रही है। हालांकि इनका अपना स्वतंत्र अस्तित्व भी है, ऐसा जरूरी नहीं जो आर्थिक रूप से संपन्न व्यक्ति हो वह उसकी सामाजिक जो छवि हो वो अच्छी हो। जैसे कोई डाकू है, यदि वो डाकू है तो आर्थिक रूप से संपन्न, लेकिन सामाजिक रूप से उसकी परिस्थिति उच्च नहीं होगी। यदि कोई व्यक्ति वास्तव में बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो, शक्ति संपन्न हो, लेकिन जरूरी नहीं, यदि कोई बहुत सारे प्रधानमंत्री हुए हमारे देश में, लेकिन क्या सारे प्रधानमंत्रियों के हम उसी बराबर सम्मान या प्रतिष्ठा के दृष्टिकोण से देखते हैं? क्या नहीं देखते, क्योंकि व्यक्तियों की भूमिकाओं के निर्वाह के अनुसार उनके व्यवहारों का आकलन किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है और उसके आधार पर उनके सम्मान का निर्धारण किया जाता है। इसलिए केवल शक्ति के आधार पर भी सम्मान नहीं प्राप्त होता है। अर्थात अर्थव्यवस्था की बात करें या परिस्थिति की बात करें या हम शक्ति की बात करें, इन तीनों का अपना अलग अलग अस्तित्व भी विराजमान है। हालांकि ये तीनों एक दूसरे से अंतर संबंधित अवश्य हैं, लेकिन सामाजिक व्यवस्था के अंग के रूप में या फिर समाज में स्तरीकरण के किसी भी आयाम के रूप में यदि हम इन तीनों को देखें तो वेबर ने यही समझाने का प्रयास किया है कि ये तीनों एक दूसरे को परस्पर प्रभावित करते भी हैं, एक दूसरे से परस्पर प्रभावित होते भी हैं और समाज में अपना स्वतंत्र अस्तित्व भी बनाए रखे हुए। आज के व्याख्यान में इतना ही। नमस्कार।